बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा डिस्कस करनी है आज हमने इसकी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास इम्यूनो से रिलेटेड है, कि हमारे पास इम्यून इम्यून में हमारे पास कौन कौन से सेल होते हैं। हमारे पास जितने भी इम्यूनिटी के सेल्स हैं, मेनली हमारे पास बी सेल और टी सेल, ठीक है। और सुप्रेसेंट का मतलब है कि हम इनको क्या कर रहे हैं, कि सुप्रेस कर रहे हैं। इनकी जो आपके पास इनका जो अफेक्ट है उसको हम रोक रहे हैं, सुप्रेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो मेनली हमारे पास इम्यूनो सुप्रेसेंट का ये काम होता है कि हम बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डिक्रीज करते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। होता किस वजह से है, मेनली हमारे पास ये जो ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इनको एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए, ताकि अगर आपके पास ट्रांसप्लांटेशन की है किसी भी ऑर्गन की, तो रिजेक्शन का जो रिस्क है वो डिक्रीज हो जाए, मेनली ये होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि बॉडी का जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं, ताकि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा हमारे पास ये जो ड्रग्स होती हैं, अगर हम इनको क्रोनिकली यूज़ करेंगे तो आपके पास जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ना, इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे हमने एंटी कैंसर ड्रग का पढ़ा था, तो क्रोनिकली यूज़ करने की वजह से इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और उसके अलावा हमारे पास कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो क्यों बढ़ जाएगा, हमारे पास इम्यून सेल्स नहीं हैं, तो बॉडी में अगर कोई अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का इस तरह का प्रोसेस चल रहा है तो इम्यून सेल जो होंगे उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि हमने कहा था कि आपके पास बी सेल्स अगर बॉडी में कम हो रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर टी सेल कम हो रहे हैं तो आपके पास वायरल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो अगर हमारे पास हम दोनों को कम करेंगे तो बॉडी में जो इन्फेक्शन का रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा, और कैंसर का जो रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी अगर इम्यून सेल है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स में हमारे पास, मैंने कहा कि हमारे पास ये टी सेल है, टी सेल के सरफेस के ऊपर दो किस्म के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक हम कहते हैं कि आपके पास होते हैं TCR, ठीक है, जिनको हम कहा जाता है टी सेल रिसेप्टर। तो ये आपके पास है TCR, टी सेल रिसेप्टर। और इसके अलावा आपके पास एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं आपके पास इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर, ठीक है। इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर आपके पास मेनली इसका क्या काम होता है कि ये नेचुरल किलर सेल एंड आपके पास जो टी सेल हैं उनकी एक्टिवेशन करवाता है, एक्टिवेशन, ठीक है। नेचुरल किलर सेल और टी सेल की एक्टिवेशन करवाता है। और TCR जो रिसेप्टर होता है ये आपके पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे जब कोई भी सेल इसके साथ आके अटैच होता है तो फर्दर ये आपके पास प्रोटीन की एक्टिवेशन करता है जो कि साइटोकाइंस को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक हो गया। तो ये करेगा एक्टिवेट प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर साइटोकाइन जीन ट्रांसक्रिप्शन, साइटोकाइन जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये इसका काम होता है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास साइटोकाइंस इंट्रा सिग्नलिंग प्रोटीन होती हैं। तो अगर आपके पास साइटोकाइंस ही नहीं बनेंगी तो आपके पास फर्दर जो सेल की प्रोलिफरेशन है, ठीक है। एक हमारे पास साइटोकाइंस थी इंटरल्यूकन 2, हमने कहा कि ये एक साइटोकाइन है। तो ये आगे क्या क्या करती है कि आपके पास जो टी हेल्पर सेल हैं, जब वो इंटरल्यूकन T हेल्पर 1 सेल इंटरल्यूकन 2 को रिलीज करते हैं तो ये आगे आपके पास क्या क्या काम करवाती है, बी सेल की एक्टिवेशन भी करवा देती है। उसके अलावा हमारे पास नेचुरल किलर सेल की एक्टिवेशन करवा देती है, मैक्रोफेजिस को भी बुला लेती है, ठीक हो गया, न्यूट्रोफिल्स को भी बुला देती है। तो ये सारे काम आपके पास इंटरल्यूकन 2 के होते हैं, ठीक हो गया। तो ये किस रिस्पॉन्स में हुए, जब आपके पास ये TCR रिसेप्टर के साथ कोई भी सेल जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था वो आके अटैच हुआ, और इसने फर्दर आगे आपके पास इंट्रा सेलुलर पाथवे जो था उसको इनिशिएट कर दिया। तो मेनली हमारे पास आज जो हम बात डिस्कस करेंगे अर्ली वो ये होगा कि जो आपके पास ये TCR रिसेप्टर का जो इंट्रा सिग्नलिंग पाथवे होता है उसको इनहिबिट करेंगे तो आपके पास इम्यूनोसुप्रेसेंट का जो इफेक्ट है हम ले सकते हैं, या इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर को हम इनहिबिट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये दो काम है। सबसे पहले जो हमने ड्रग डिस्कस करनी है हमारे पास वो है साइक्लोस्पोरिन, और बहुत ही अहम ड्रग है ये साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन हमारे पास इसका मेन इफेक्ट ये है कि ये डिफरेंशिएशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स को इनहिबिट करेगी, डिफरेंशिएशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल
टी सेल इनहिबिट। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जब यहाँ पे इंट्रा सिग्नलिंग पाथवे चलेगा तो फौरी तौर पे आपके पास सेल के अंदर जो टी सेल्स होते हैं उनके अंदर आपके पास इंट्रा सेलुलर NFAT प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। ठीक है जी, और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके साथ ये डीटैच हो जाता है। जब फॉस्फेट ग्रुप डीटैच हो जाता है तो आपके पास न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल जी आपके पास अब ये एक्सपोज्ड है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच नहीं है। ठीक है, जब ये आपके पास इस तरह से अटैच हो जाता है तो ये आप आपके पास नेक्स्ट DNA को जाके सिग्नल प्रोवाइड करता है कि तू आगे आपके पास स्पेसिफिक साइटोकाइंस प्रोटीन होती है ना, तो उनके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की इनिशिएशन करवा देता है कि आपके पास DNA से स्पेसिफिक साइटोकाइंस प्रोड्यूस होती हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरल्यूकन 2, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बाकी साइटोकाइंस हैं, साइटोकाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो काम हुआ है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल था जो फास्फोरिलेटेड था, इसको डी फास्फोरिलेशन जो करवाई, हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सीन्यूरिन। कैल्सीन्यूरिन, ठीक है, तो इस कैल्सीन्यूरिन की वजह से आपके पास ये एक्टिवेटेड हुआ न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। अब साइक्लोस्पोरिन क्या करती है कि साइक्लोस्पोरिन आपके पास इसको इनहिबिट कर देती है, कैल्सीन्यूरिन को। अगर कैल्सीन्यूरिन को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स फास्फोरिलेटेड ही रह जाएगा। ठीक है, इसकी डी फास्फोरिलेशन नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास क्या हुई थी, डी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अगर डी फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई तो आपके पास नेक्स्ट ना आपके पास साइटोकाइंस बनेंगे, और ये साइटोकाइंस जो थे फर्दर आपके पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे मैंने कहा कि ये बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, नेचुरल किलर सेल को, मैक्रोफेजेस को, और बाकी और टी सेल्स को भी ये एक्टिवेट करते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स शो हो सके। तो एक हमारे पास जो पाथवे था उसके जरिए हमने इसको इनहिबिट कर लिया। लेकिन आपके पास ये जो साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन के साथ एक और मालिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोफाइलिन। ठीक है, साइक्लोफाइलिन, साइक्लोफाइलिन प्लस साइक्लोस्पोरिन, आपके पास ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि इस कैल्सीन्यूरिन को इनहिबिट करते हैं। ये नेचुरली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, तो आपने बात जो याद रखनी है वो सिर्फ ये याद रखनी है कि हमारे पास साइटोकाइंस की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, और किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, साइक्लोस्पोरिन। सी से साइक्लो, सी से कैल्सीन्यूरिन। ठीक है, तो ये मिलती जुलती बात है। हम इसको यूज कब कब करते हैं आपके पास, तो मेनली हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है, इस ड्रग को। अब हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो इसके साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये MCQs के लिहाज से आ सकते हैं। ठीक है, तो साइड इफेक्ट में सबसे पहले ये जो ड्रग होती है वो आपके पास करवाएगी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, उसके अलावा अगर ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल आपके पास यहाँ पे क्या है कि ब्लड वेसल्स हैं, एफरेंट आर्टियोल्स, इफरेंट आर्टियोल्स, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है इफ एफरेंट आर्टियोल्स की। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी तो कम ब्लड जाएगा किडनी की तरफ, जब कम ब्लड जाता है तो आपके पास ये मेन काज होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी की। ठीक है, और इसी से रिलेटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब कि अगर कम ब्लड जाएगा तो बोमेन कैप्सूल से आगे आपके पास कौन सा पार्ट होता है, ये PCT का है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो इनके सेल्स को जब आपके पास ब्लड नहीं मिलेगा तो इनकी नेक्रोसिस, डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मेनली आपके पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करवाता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिलेटेड ये हाइपरटेंशन काज करवा देता है। क्यों, अगर आपके पास कम ब्लड जा रहा है किडनी की तरफ तो किडनी से आपके पास रीनिन रिलीज हो जाएगा, और रीनिन आपके पास नेक्स्ट किसको रिलीज करवा देगा, एंजियोटेंसिन 2 को एट द एंड। पहले एंजियोटेंसिन 1 होता है, बाद में एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन 2 आपके पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा फर्दर आपके पास, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये दो फैक्ट हैं। इसी के साथ आपके पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी से रिलेटेड आपके पास क्या होगा कि इस पेशेंट को हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। यूरिसीमिया क्यों होगा, क्योंकि बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और अगर कोई पेशेंट जो था वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का था और उसने साइक्लोस्पोरिन ड्रग को इनिशिएट शुरू किया, तो उसमें क्या हो गया कि आपके पास गाउट का रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये गाउट भी काज करवा देती है क्योंकि यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बाकी ये जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है ना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी को हम ट्रीट करने के लिए हम साथ देते हैं इसके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग देते हैं, डिल्टीजाम, डाई DILTEZAM।
डेल्टीजाम हम ड्रग देते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो अगर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो आपके पास हाइपरटेंशन में ये इफेक्टिव होगी, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसकी मीडिया में, ठीक है, अगर वहाँ पे आपके पास कैल्शियम चैनल का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो उसकी जो टोन है, वेस्कुलर टोन को डिक्रीज किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो आपके पास इंक्रीज डायमीटर से गुजरेगा और हाइपरटेंशन जो होगी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा इसका आपके पास बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि ये आपके पास जो CYP450 इंजाइम होता है ना, 450 इंजाइम, ठीक हो गया, इसको रिड्यूस कर देती है, इसकी एक्टिविटी को, ठीक हो गया। अगर इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है तो साइक्लोस्पोरिन आपके पास मेटाबोलाइज्ड होती है इसी इंजाइम से। लीवर में आपके पास ये जो इंजाइम होता है वो इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर CYP450 इंजाइम की एक्टिविटी कम है तो हमारे पास अगर हम 5 मिलीग्राम साइक्लोस्पोरिन देंगे, ठीक हो गया, तो अगर वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही तो ये 5 मिलीग्राम ड्रग जो होगी वो इनफ होगी, ठीक है, बॉडी में अपना वर्क करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास CYP450 इंजाइम जो था ये इंक्रीज था, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज थी, तो जितनी ड्रग देंगे वो सारी मेटाबोलाइज होगी, तो इसके रिजल्ट में हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो जब डोज बढ़ाएंगे, जितनी डोज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, उतनी ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, उतनी ज्यादा हाइपरटेंशन होगी। तो ये जो डिल्टीजाम ड्रग होती है ये टू टाइप्स आपके पास दो तरह से बेनिफिशियल होती है, कि एक तो आपके पास क्या करवा देती है कि वेजो डायलेशन करवा देती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और दूसरा CYP450 इंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको डोज डिक्रीज करनी पड़ती है, मतलब आप कम डोज से भी उसका इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से साइक्लोस्पोरिन जो है तो होती है वो इफेक्टिव होती है, इसके साथ आपने इसको यूज करना है। मोस्ट कॉमन जो एमसीक्यूज पूछा जाएगा, अगर एमसीक्यूज आया तो हाइपर यूरिसीमिया, तो ये भी किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को कम कर देती है। फर्दर इसी के साथ हमारे पास इसके जो बाकी साइड इफेक्ट हैं, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, एंड फर्दर हमारे पास ये क्या करवा देगी, हिर्सोटिज्म। हिर्सोटिज्म का क्या मतलब होगा कि अगर फीमेल हैं तो उनकी जो फेस है वहाँ पे हेयर ग्रो हो जाएगी, हेयर ग्रोथ हो जाएगी फीमेल फेस पे, ठीक है। तो हिर्सोटिज्म और जिंजुवल हाइपरप्लेजिया, और ये दो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं आपके पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के, जिसमें आपके पास आती है फेनिटोइन। फेनिटोइन जो है वो भी सेम साइड इफेक्ट शो करती है, ये दोनों साइड इफेक्ट उसमें भी होते हैं और इसमें भी है, ठीक हो गया। इसमें मैंने आपको ये इसलिए बताया कि इसका भी पूछ सकते हैं, फेनिटोइन जो होती है ना वो आपके पास एपिलेप्सी में हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास इसका शॉर्ट स्पेक्ट्रम है, मतलब हम इसको किस में देते हैं कि जनरलाइज्ड सीजर में ही हम देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी, फोकल सीजर में देते हैं, जनरलाइज में नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो आपके पास है टेक्रोलिमस, तो टेक्रोलिमस का भी सेम ही इफेक्ट है, टेक्रोलिमस, ठीक है। टेक्रोलिमस भी कैल्सिन्यूरन जो आपके पास एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती है। अब इसको हमने कब कब कहाँ यूज करना है, बेसिकली हम इसको यूज करते हैं सोलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। सोलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन अगर हो गई है क्रोनिकली तो इसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास इसका जो साइड इफेक्ट है ना, जैसे कि हमने कहा कि साइक्लोस्पोरिन जो थी वो साइक्लोफाइलिन के साथ अटैच होती है, तो आपके पास जो टेक्रोलिमस है वो आपके पास एफ के बीटा प्रोटीन जो होती है उसके साथ अटैच होती है पहले, एफ के बीटा प्रोटीन BP इसके साथ अटैच होगी, और फर्दर आपके पास इसका भी सेम काम है कि ये कैल्सीन्यूरिन को इनहिबिट कर देगी, और फर्दर आपके पास जो साइटोकाइंस हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो आपके पास ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये भी मेन मतलब काज करवाती है, लेकिन इसमें हाइपरप्लेजिया और उस जिंजुवल हाइपरप्लेजिया और उसके अलावा हिर्सुटिज्म जो होती है वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है जी। लेकिन आपके पास ये जो दोनों ड्रग्स हैं इनमें कॉमन ये भी है कि ये आपके पास क्या करवा देती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों करवाएंगी, क्योंकि आपके पास ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस काज करवा देती हैं, कि इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया भी काज कर, अभी तक जो हमने ड्रग पढ़ी है इसको बुक से देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बुक से रिलेट करके ना कि हमने कैसे पढ़े, क्योंकि ये इसका जो इंट्रा सिग्नलिंग पाथवे है वो थोड़ा आपके पास ऐसा है कि बंदे को ये लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है वो, आसानी है।
तो हमारे पास हमने अभी तक ये ड्रग पढ़ी है, एक साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस पढ़ी है, ठीक है। तो आपके पास मैंने क्या कहा कि ये एक टीसीआर रिसेप्टर होता है और एक इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर होता है, इसकी अभी हमने बात नहीं की, अभी हम इसी पे जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कैल्सीन्यूरन, कैल्सीन्यूरन आगे क्या करता है कि न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, पहले उसके साथ पी अटैच था, फास्फोरिलेटेड था, तो कैल्सीन्यूरन ने उसको डी अटैच करवा दिया, ठीक हो गया। डी फास्फोरिलेशन जब हुई तो ये आपके पास न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स ने डीएनए को जाके एक्टिवेट किया और ये आगे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की जीन प्रोलिफरेशन करवा देता है, ठीक हो गया। तो ये काम है। दो ड्रग्स हमने यूज की, एक हमने कहा कि साइक्लोस्पोरिन होती है, वो साइक्लोफाइलिन के साथ अटैच होती है और कैल्सी न्यूरन को इनहिबिट करती है। दूसरी हमने पढ़ी टेक्रोलिमस, और टेक्रोलिमस आपके पास एफ के बीटा प्रोटीन के साथ अटैच होती है, अटैच होके कैल्सी न्यूरन को इनहिबिट करती है। तो मेन जो आपके पास जिधर अफेक्ट है कैल्सी न्यूरन है, कैल्सी न्यूरन को दोनों अफेक्ट कर रही हैं, और आपके पास ये बात थी मेन। और दोनों का नेफ्रोटॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती हैं, गाउट हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोटेंशन भी हो सकती है। और साइक्लोस्पोरिन को आपके पास इसके यूजेज के लिए साथ डेल्टिजाम देनी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ताकि गाउट को भी रोकें और बाकी काम भी रोकें, ठीक हो गया। तो ये वही बातें, प्रिवेंट इंटरल्यूकन 2 ट्रांसक्रिप्शन रिमोटाइड, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मोस्ट कॉमन है, हाइपोटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकती है, ठीक हो गया, हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी जिंजुअल हाइपरप्लेजिया, हिर्सुटिज्म, बोथ कैल्सीन्यूरन इनहिबिटर्स हाईली नेफ्रोटॉक्सिस स्पेशली इन हायर डोज और इन पेशेंट विद द डिक्रीज रीनल फंक्शन, ठीक हो गया। तो वही बातें हैं कि आपने इसको दे सकते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से। तो नेक्स्ट हमारे पास सिरोलिमस, इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो तो बहुत आसान बात है। सिरोलिमस, ये हमारे पास जो ड्रग होती है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट है ये। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि ये आपके पास मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन के साथ अटैच होती है, ठीक है। एमटोर, एमटोर आपके पास क्या इससे बनता है, मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ, मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, ठीक है जी, इसके साथ अटैच होती है। तो अगर इसके साथ अटैच होगी, अटैच होने के बाद आपके पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेन काम ये है कि ये सेल सिग्नलिंग पाथवे को ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद आपके पास क्या होता है कि सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है। मेन आपके पास अरेस्ट सेल साइकिल, ठीक है। दोबारा से हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये जो इंटरल्यूकन 2 का रिसेप्टर है, तो दो पाथवे थे ना, एक तो था कि ये इंटरल्यूकन 2 का रिसेप्टर, एक था कि जो इंटरल्यूकन बना रहा था। जब आपके पास इंटरल्यूकन 2 बन जाती है ना, तो कोई भी एक, तो ये इसी एक सेल पे दोनों उसने प्रेजेंट कर दिए। तो जब ये बन जाएगी तो ये रिसेप्टर पे जाके लगता है, जब रिसेप्टर पे जाके लगता है तो इसका मेन काम ये होता है कि ये प्रोलिफरेशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इम्यून सेल्स के, सेल्स की जो प्रोलिफरेशन होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक हो गया, इस पाथवे से। और ये जो पाथवे होता है वो किस पे रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि आपके पास नेक्स्ट एमटोर होता है, ठीक है, कि आपके पास ये जो मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ द रेपामाइसिन, ये फिर आगे ये क्या करेगा कि ये आपके पास डीएनए पे जाके अटैच होता है और डीएनए से आपके पास क्या करवा देगा, प्रोलिफरेशन करवा देगा, प्रोलिफरेशन ऑफ जीन्स। अगर प्रोलिफरेशन होगी तो आपके पास जैसे कि सेल साइकिल की प्रोलिफरेशन डिफरेंट फेजेस होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है, एम फेज। तो आपके पास जो एस फेज होता है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है इस फेज में, और फिर उसके बाद G2 फेज में आपके पास हर चीज़ डबल मिलती है, ठीक है। तो डबल मिलने के बाद आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि एम फेज में माइटोसिस में सेल की क्लीवेज हो जाती है और एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पाथवे को जब हम इनहिबिट कर देंगे ना, तो ये जो डीएनए होगा, डीएनए के एस फेज को हम यहाँ पे शट डाउन कर देंगे। ये जो रेप्लिकेशन करवाने के बाद नेक्स्ट G2 फेज में इंटर करवाता है ना सेल को, कि चलो भी आगे डिवाइड करो, तो ये जो आपके पास हम ड्रग यूज करेंगे जो है सिरोलिमस, वो एमटोर के साथ अटैच होगी, इसको इनहिबिट कर देगी, और एमटोर जब इनहिबिट होगा तो आपके पास डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो प्रोसेस जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और सेल साइकिल जो होगा वो अरेस्ट हो जाएगा G1 और एस फेज में, नो ग्रोथ नो प्रोलिफरेशन, ठीक हो गया जी। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास, अरेस्ट सेल साइकिल इन एस फेज एंड G1 फेज, इसमें अरेस्ट कर देगी नो ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, नो ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है जी। और इंट्रा आपके पास जो सिग्नलिंग पाथवे था उसको इसने ब्लॉक कर दिया। अगर हम बात करें तो ये हम ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ करते हैं, वही मेन चीज़ है कि किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में,
उसमें हम यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, तो ये सारी कंडीशन होती हैं। लेकिन ये जो ड्रग है वो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये पैनसाइटोपिनिया काज करवा देती है। पैनसाइटोपिनिया, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। उसके अलावा आपके पास प्लेटलेट सारे के सारे जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास ड्रग होती है सिरोलिमस। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है बेसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, बेसिलिक्सी माब, बेसिलिक्जिमाब, ठीक है। बेसिलिक्जिमाब क्या करेगी कि जो हमारे पास रिसेप्टर होता है ना, मेनली इंटरल्यूकन 2 का रिसेप्टर जो होता है, तो ये इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया। जब वहां पे जाके ये अटैच हो जाएगी तो आपके पास जब इंटरल्यूकन 2 आएगा तो उसके पास कोई भी स्पेस नहीं है जो कि यहाँ पे आके अटैच हो। ठीक हो गया। तो ये पहले से ही वहाँ पे अटैच हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसका ये काम है। और हमारे पास इसका ये जो ड्रग होती है, एंड सॉरी ड्रग तो नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये अडीमा और ट्रिमर काज करवा सकती है। अडीमा और प्लस ट्रिमर इसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है अज़ैथोप्रीन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसमें हमने हीमाटोलॉजी में की थी। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि हमारे पास इसमें क्या करते हैं कि अज़ैथोप्रीन ये जो ड्रग होती है ये एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती है, और ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं ये डीएनए को जाके डैमेज कर देते हैं। ठीक है। ये जो डीएनए है उसको जाके ये डैमेज करेंगे। किस तरह से आपके पास इसके जो मेटाबोलाइट हैं वो बनते हैं? सबसे पहले ये जो अज़ैथोप्रीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी 6 मरकेप्टोप्यूरिन में, और 6 मरकेप्टोप्यूरिन फर्दर आगे एक्टिव मेटाबोलाइट्स बना देती है जिसको हम बोलते हैं 6 TG। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स बने वो किस तरह से बने? आपके पास ये जो प्यूरिन सेल्वेज पाथवे होता है ना वहाँ पे ये इंटरक्लेट करती है कि आपके पास एक प्रोडक्ट होती है और जो कि कहलाती है PRPP। ठीक है। ये क्या करती है कि ये सेलेक्ट करती है बॉडी से हाइपोजेंथीन को। ये जो बेसिस होती हैं आपके पास हाइपोजेंथीन, गुआनोसिन, उनको ये सिलेक्ट करती है। लेकिन अगर कोई बंदा एजेथोप्रीन ले रहा है तो ये PRPP की के साथ आपके पास हाइपोजेंथीन की जगह ये 6 मरकेप्टोप्यूरिन जो होगी वो अटैच हो जाएगी। और जब ये आपके पास अटैच होती है तो ये अगर हाइपोजेंथीन इसके साथ अटैच होती तो आगे आपके पास क्या बनता? IMP, आइनोसिन मोनोफास्फेट, आगे गुआनोसिन मोनोफास्फेट ये बनता। लेकिन अगर आपके पास इस PRP के साथ 6 मरकेप्टोप्यूरिन अटैच हो गई, ये ड्रग अटैच हो गई है, कॉम्पिटेटिवली उसने उसके साथ अटैचमेंट कर ली है, तो IMP, ये GMP नहीं बनेगा बल्कि 6 TG आपके पास ये मेटाबोलाइट बनेंगे। और ये जो मेटाबोलाइट होते हैं वो डीएनए में इंटरकलेट होते हैं और डीएनए की आपके पास ब्रेक डाउन कर देते हैं। अगर डीएनए की ब्रेक डाउन होगी तो जो आपके पास सेल हैं, T सेल हैं या B सेल हैं, वो सारे के सारे आपके पास मरना शुरू हो जाएंगे और इम्यूनोसप्रेसेंट का जो इफेक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। वही बात है जो शुरू में मैंने बताया कि साइड इफेक्ट मेनली क्या हो सकता है कि अगर B सेल T सेल को मार रहे हैं हम तो इन्फेक्शन का जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसके साथ MCQs ये आता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो अजेथोप्रीन ले रहा है, ठीक है, अजेथोप्रीन के साथ साथ वो जो पेशेंट है वो गाउट का है, तो आपके पास क्या होगा? अगर वो गाउट का भी पेशेंट है तो आपके पास फर्दर क्या प्रेजेंटेशन मिलेगी? तो जो पेशेंट होगा वो सवेयर पैनसाइटोपिनिया के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो 6 मरकेप्टोप्यूरिन होती है ना ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट, वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी से बाहर हमने इसको एक्सक्रीट करना है। तो किस तरह से होती है? आपके पास यहाँ पे एक एंजाइम यूटिलाइज होता है, जेंथीन ऑक्सीडेज, जेंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। अच्छा, अब यही जो आपके पास एंजाइम होता है जेंथीन ऑक्सीडेज, ये क्या करवाता है कि ये आपके पास यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाता है। ठीक हो गया। तो अगर कोई बंदा गाउट का है तो क्या होता है कि गाउट के पेशेंट में हम क्या करते हैं, मतलब कि इसको इनहिबिट करवाते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करवाते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसको इनहिबिट कर रहे हैं, गाउट का पेशेंट था तो हमने उसको एलोप्यूरिनोल ड्रग दे दी। ठीक हो गया। तो हमने गाउट को ट्रीट करने के लिए इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। ठीक हो गया। ताकि बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो ना बढ़े। ठीक है जी। पहले जेंथीन होती है, ठीक है, जेंथीन से हाइपोजेंथीन के बाद आप जेंथीन, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, फिर उसके बाद आपके पास यूरिक एसिड बनता है। ठीक है। यहाँ पे हम मैं लिख देता हूँ आपके पास ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो एंजाइम था ना इसने क्या करवाना था कि यहाँ पे जेंथीन को कन्वर्ट कर देना था यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड, तो हम बॉडी में यूरिक एसिड कम कर रहे हैं, तो अगर हमने बॉडी में यूरिक एसिड कम करना है तो हम ये एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो वो सारी का सारा जेंथीन रह जाएगा। ठीक हो गया। तो हम तो अपना यूरिक एसिड वाला काम करवा रहे हैं ना, उसको इनहिबिट कर रहे हैं।
लेकिन आपके पास ये जो ड्रग होती है इसका मेटाबॉलिज्म भी इसी इंजाइम के जरिए हो रहा होता है। तो हमने क्या किया, हमने एलोप्यूरिनोल दे दी, एलोप्यूरिनोल दी हमने ताकि बॉडी में यूरिक एसिड ना बने। लेकिन यूरिक एसिड को तो हमने रोक दिया, लेकिन अगर आपके पास जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिट कर दिया गया तो इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनेंगे और ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन जो होगी वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से इसका जो मेन साइड इफेक्ट है कि पेशेंट में पैनसाइटोपीनिया हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज आता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो एजिथ्रोपिन ले रहा था और साथ वो गाउट का आपके पास पेशेंट है, तो पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो क्या हो सकती है, तो पेशेंट जो होगा वो स्वेयर पैनसाइटोपीनिया के साथ मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज बिल्कुल आता है, पक्की बात है, आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है माइकोफिनोलेट, माइकोफिनोलेट बॉडी में हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन के लिए हमें प्यूरिन चाहिए, पायरामिडीन प्यूरिन। ठीक है, अगर ये बनेंगे तो मतलब डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीएनए में हमारे पास न्यूक्लियो साइड्स आपके पास बेसिस होती हैं, तो बेसिस आएंगी तो आपके पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा ना, जैसे कि ATGC, एडिनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक हो गया। तो ये बनेंगे तो आपके पास ये डीएनए में फिट होंगी ना, अटैच होंगी। तो आपके पास जो प्यूरिन सिंथेसिस का पाथवे होता है ना, उसमें एक स्टेप है जिसमें आईएमपी, आइनोसिन मोनोफास्फेट, कन्वर्ट हो जाता है गुआनोसिन मोनोफास्फेट में, और यहाँ पे जो इंजाइम एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं आईएमपी डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है। अगर हमारे पास ये इंजाइम इनहिबिट कर दिया जाए तो जीएमपी नहीं बनेगा। ठीक है, गुआनोसिन मोनोफास्फेट नहीं बनेगा, जिसने आगे आपके पास डीएनए में जाके इंटर होना है, डीएनए को बनाना है। तो माइकोफिनोलेट आपके पास इसी आईएमपी डीहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से आपके पास टी और बी सेल्स की जो फर्दर प्रोलिफरेशन है वो नहीं हो पाती। ठीक है। और जो इसका मेन साइड इफेक्ट है वो यही है कि ये साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देगी, क्योंकि मेनली आपके पास जो टी सेल होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है जी। और फर्दर आपके पास इसकी वजह से जीआईटी, अपसेट, पैनसाइटोपिनिया, हाइपरटेंशन, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। आखिरी बात है हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और ये बहुत ही अहम है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मेनली हमारे पास इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, डेक्स्ट्रामेथोसोन, डेक्स्ट्रामेथासोन। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं। ठीक है। अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। हम मोस्ट कॉमनली अगर बॉडी में कोई भी ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो हम देते हैं इनको, स्टीरॉइड्स भी कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा था कि हमने कल वेस्कुलाइटिस का टॉपिक पढ़ा, तो उसमें मेनली ऑलमोस्ट तमाम वेस्कुलाइटिस की जितनी भी कंडीशन थी उसमें हम स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सेल है, ये कोई भी सेल है, ठीक है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है हमारे पास वो फोस्फोलिपिड से मिलके बनती है। तो फोस्फोलिपिड हमारे पास, ये फोस्फोलिपिड्स की जो मेम्ब्रेन है, अगर बॉडी में कभी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में आपके पास क्या होगा कि इनको सिग्नल आएगा, तो और आपके पास कोई भी सिग्नल इन्फ्लामेटरी स्ट्रेस की वजह से जो सेल्स की मेम्ब्रेन है, फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, वो आगे आपके पास क्या बनाएगी, इन्फ्लामेटरी जो इंजाइम्स हैं उनको, केमिकल्स जो हैं उनको रिलीज करेगी। किस तरह से रिलीज करेगी कि ये आपके पास फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, PLS, ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास अरेक्डोनिक एसिड में। ठीक है। और अरेक्डोनिक एसिड आपके पास कन्वर्ट होने से यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं फोस्फोलाइपेज A2, जिसने मेम्ब्रेन के कोई भी सेल है ना आपके पास, कह सकते हैं हम टी सेल है, बी सेल है, कोई भी सेल है आपके पास, उसकी जो फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन थी उसमें से हमने एक एंजाइम को एक्टिवेट करवाया आपके पास इन्फ्लेमेशन की वजह से, फोस्फोलाइपेज A2, जिसने इस फोस्फोलिपिड्स को कन्वर्ट कर दिया एरेक्डोनिक एसिड में। और ये एरेक्डोनिक एसिड जो होता है वो फर्दर दो पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। एक को हम बोलते हैं कॉक्स पाथवे और एक को हम बोलते हैं लॉक्स पाथवे। लॉक्स कार्ड लिपो ऑक्सीजनेज और कॉक्स कार्ड साइक्लो ऑक्सीजनेज, साइक्लो ऑक्सीजिनेज। ठीक है। और ये आपके पास है लिपो ऑक्सीजिनेज। ठीक है। यही आपके पास कॉक्स और लॉक्स पाथवे जो होता है, ये स्पेसिफिक एंजाइम के नतीजे में आपके पास ल्यूकोट्रीन्स LT D4, ठीक है, LTC4B4, तो ये ल्यूकोट्रीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है,
C4D4, ठीक है। और ये जो कॉक्स पाथवे ये भी फर्दर आपके पास आगे क्या क्या देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ग्लैंडिन्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ से क्या बनेंगे, थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये जो ल्यूकोट्रीन्स है ना, इनका काम क्या है कि ये स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होते हैं। कोई भी अगर आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो ये क्या करवाएंगी, एक तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और प्लस इयोसिनोफिल्स की कीमोटैक्सिस करवाते हैं। इयोसिनोफिल कीमोटैक्सिस का काम होता है इनका। इसके अलावा हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये सारे काम है ल्यूकोट्रीन्स के, ठीक हो गया जी। तो ये सारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ओके। इसी तरह से अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें, कॉक्स पाथवे जो था, ये क्या क्या करवाएगा हमारे पास, ये अडीमा वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। उसके अलावा हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट होगा उसको भी अल्टर करेगा, तो पेशेंट जो फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, स्वेलिंग, ठीक है जी, रेडनेस, स्वेलिंग होगी, रेडनेस, वेस्कुलर परमेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये सारी बातें होगी। अगर हम बात करें थ्रोम्बोक्सिन A2 की, तो ये क्या करवा देता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो आपके पास GIT को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मिकोजल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं, ये तो आपके पास सारे का सारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ गया ना, वेस्कुलर परमेबिलिटी, फीवर, स्वेलिंग, रेडनेस। उसके अलावा कुछ GIT की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मिकोजल एयर, ठीक है। फर्दर आपके पास कुछ ऐसे होते हैं कि जो किडनी की एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स उसकी वेजो डायलेशन करवाते हैं, वेजो डायलेशन करवाते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इसी से रिलेटेड, अब ये जो ड्रग होती है ना हमारे पास, ग्लूकोकोर्टिकाइड्स, ये कोई भी अगर ड्रग है तो इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये इस फोस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देंगे। अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो जितना भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था वो सारे का सारा रुक गया, सारे का सारा रुक गया, ये वाला भी रुक गया, ये वाला भी रुक गया, ये वाला भी रुक गया। लेकिन हमारे पास इससे रिलेटेड आप ये देखें कि आपको साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास स्पेसिफिकली जो एफरेंट आर्ट्यूल की वेजो डायलेशन करवा रहे हैं, तो अब अगर वेजो डायलेशन नहीं होगी तो क्या होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। तो अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है एफरेंट आर्ट्यूल की, तो आपके पास रीनल फेलियर हो सकती है, ठीक हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा। अगर GIT प्रोटेक्शन जो थी मिकोजल लेयर प्रोवाइड कर रहे थे, अगर आपके पास आप प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया गया, ठीक हो गया, तो अब क्या होगा कि अल्सर बन जाएंगे, कॉमन अल्सर बनेंगे GIT में, ठीक है। अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो रही तो आपके पास पेशेंट जो होगा वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास कॉमन साइड इफेक्ट आ गया ग्लूकोकोर्टिकाइड से रिलेटेड। बेशक यही वाले जो थे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो हमने बंद कर दिया कि वक्ती तौर पे स्वेलिंग, रेडनेस, फीवर, पेन, आपके पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वो बंद कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये वाले साइड इफेक्ट आ गए। और यही आपके पास NSAIDs जो होते हैं ना, नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि मेनली COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करते हैं, ठीक हो गया। तो उनका भी यही काम होता है। बाकी मस्कुलोस्केलेटन में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्रग होती है सेलिकॉक्सिब। तो सेलिकॉक्सिब आपके पास मेनली COX-2 को इनहिबिट करती है। अगर COX-2 को इनहिबिट इनहिबिट करती है ना, तो आपके पास COX-2 जो पाथवे होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को, वो वाले प्रोस्टाग्लैंडिन जो GIT को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो GIT की प्रोटेक्शन जो होती है वो स्पेयर रह जाती है। अगर कोई पेशेंट जो है वो आपके पास मिकोजल अल्सर या GIT डिस्टर्बेंस के साथ मिल रहा है, तो उसको मेनली स्पेसिफिकली आपके पास COX-2 इनहिबिटर हम देते हैं, सेलिकॉक्सिब, जो कि आपके पास GIT के साइड इफेक्ट को शो नहीं करता। बाकी इसमें आपके पास जो ड्रग होती हैं COX-1 इनहिबिटर, NSAIDs में आपके पास एंडोमेथासिन आ सकती है, आइबोप्रूफन आ सकती है, ठीक है, डेक्लोफेनेक सोडियम आ सकती है। तो ये सारी की सारी आपके पास जो है वो NSAIDs हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ ये भी हो गया। बाकी ये तो फर्दर है ना कि यहाँ पे जाके इनहिबिट कर रहे हैं हम NSAIDs को यहाँ पे, लेकिन हमने ऊपर वाला पाथवे यही, अगर ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे पास जब हमने कहा था कि जो कैल्सीन्यूरन है, कैल्सीन्यूरन का काम था कि वो आपके पास, यहाँ पे हम देखते बुक पे देखते हैं, कैल्सीन्यूरन मेनली हमारे पास क्या करवाता था कि जी ये जो आपके पास ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जीन है ना, इनको इनहिबिट कर देता। तो ग्लूकोकाइड्स का दूसरा आपके पास साइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि ये स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा,
इसको आके इनहिबिट कर देती हैं, और ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा रिस्पॉन्सिबल होता है कि फर्दर साइटोकाइंस को रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। और डीएनए की जो प्रोलिफरेशन है वो भी रुक जाती है। मेनली आपके पास जो ग्लूकोकॉइड्स होते हैं ना, वो हमने क्यों कहा कि यहाँ पे ये आपके पास होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं ना, ग्लूकोकोर्टिकाइड्स लिपिड सॉल्युबल। अगर हमने किसी पेशेंट को दिए तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, और इनका जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेलुलरली होगा, तो इंट्रासेलुलरली अपने रिसेप्टर के साथ जाके ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो होंगे वो अटैच होंगे, और फिर फर्दर आपके पास ये जो स्पेसिफिक डीएनए के साथ रिस्पॉन्स शो करेंगे। एक ये डायरेक्टली न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा को डायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं, साइटोकाइंस इन्फ्लेमेटरी जीन सबको आपके पास प्रोसेस जो इनहिबिट होता है। दूसरा आपके पास इसका जो दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फॉस्फोलाइपेज A2 जो है उसको इनहिबिट कर देंगे। अब हमारे पास मेन इनका ये वाली तो बातें हमने कर ली, ये कंसेप्ट के साथ रिलेटेड थी। अगर कोई पेशेंट जो है वो कंसिस्टेंट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ले रहा है तो उसको ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस क्यों हो जाएगा? ओस्टियोपोरोसिस बहुत ही अहम इसका मैं आपके पास है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की वजह से क्या ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ये बोन की ब्रेकडाउन को इन्हांस कर देती हैं। आपके पास जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं डिक्रीज ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं, और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक हो गया? तो जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन जो होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं ये, रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी, और आपके पास जीआईटी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देते हैं। ठीक हो गया? फर्दर इसके अलावा दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम में आपके पास जो पेशेंट होगा उसको बुफेलो हम्प मिलेगी, हमने एंडोक्राइन में पढ़ा था बुफेलो हम्प, ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी के साथ मिलेगा उसको, ठीक है। उसकी थिन स्किन मिलेगी विथ स्ट्राया, स्ट्राया उसके लाइनें मिलेंगी आपके पास स्किन के ऊपर, थिन स्किन, ठीक है। ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि लीवर आपके पास ग्लूकोनियोजेंसिस को ये इंक्रीज कर देती है, हाइपरग्लाइसीमिया भी काज करवा देती है, ठीक है जी। और फर्दर आपके पास जो मोस्ट कॉमन इसके दो साइड इफेक्ट हैं जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, वो ये है कि ये आपके पास कैटारेक्ट काज करवा देते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कैटारेक्ट काज करवा देते हैं, और वेस्कुलर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ये भी इसका मोस्ट कॉमन दो साइड इफेक्ट हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है, वेस्कुलर नेक्रोसिस और कैटारेक्ट, ठीक है जी। फर्दर आपके पास ये जो ड्रग्स होती हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये ल्यूकोसाइटोसिस करवा देती हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस साइटोसिस हो जाएगा, लेकिन आपके पास ये सारा दूसरा होगा, ये धोखा होगा आंखों का। क्यों होगा? कि अगर आपके पास ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में अगर यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, तो आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि जो वाइट ब्लड सेल है, न्यूट्रोफिल्स जो हैं, ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये इस जगह पे आते हैं, ठीक है। पहले आपके पास यहाँ पे अटैचमेंट होती है, रोलिंग माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन। तो ये जो आपके पास ये जो प्रोसेस होता है ना, इनकी कीमोटैक्सिस का जो प्रोसेस होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इस वजह से आपको ब्लड में जो आपके पास ल्यूकोसाइट हैं वो इंक्रीज मिलेंगे, लेकिन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा बॉडी में। ना कोई मतलब आपके पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में पस वगैरह प्रोड्यूस होती है ना, तो डेड ब्लड वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड सेल डेड तभी होंगे ना जब वो इन्फेक्शन वाली पार्ट पे जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा देखने को। और फर्दर फर्दर आपके पास अगर कोई पेशेंट क्रोनिकली ये ले रहा है तो एड्रिनल इनसुफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो होता है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से? कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद फिर आपके पास क्या होगा कि पिट्यूटरी है और फिर एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड में आपके पास GFR, ग्लोमेरुलोजा फेसिकुलेटा रेटिकुलस, तो ये फेसिकुलेटा जो लेयर होती है यहाँ से कोर्टिसोल रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ से कोर्टिसोल रिलीज कब होगा? जब आपके पास जो सॉरी ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या रिलीज करेगा? कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, और कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में आके रिलीज करवाएगा ACTH, और आपके पास ACTH आके फेसिकुलेटा जो लेयर होती है उसको जाके स्टिमुलेट करता है, और वहां से कोर्टिसोल निकलता है। तो अगर कोई बंदा ग्लूकोकोर्टिकॉइड ले रहा है ना, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड आपके पास इनहिबिट कर देंगे इसको भी, और आपके पास इसको भी इनहिबिट कर देंगे, ठीक हो गया। तो आपके पास जब ये इनहिबिट होता है ना, क्योंकि किस तरह से इनहिबिट होता है, नेगेटिव फीडबैक चल रहा होता है ना। अगर बॉडी में कोर्टिसोल, ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिंथेटिकली हम बाहर से क्या दे रहे हैं उसको, कोर्टिसोल ही दे रहे हैं ना, स्टीरॉइड ही है। तो अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक से बार बार ये भी इनहिबिट हो रहा है, ये भी इनहिबिट हो रहा है, तो यहाँ पे ACTH सेल जिधर से आपके पास स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH सेल रिलीज, ACTH रिलीज होना होता है। कौन से सेल होते हैं? कोर्टिकोट्रॉफ्स,
तो कोर्टिकोट्रॉफ्स जो सेल होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है सस्टेन्ड सुप्रेशन की वजह से। तो अगर आपने फौरी तौर पे क्रोनिक कोई बंदा जो था वो ग्लूकोकोर्टिकोइड ले रहा है तो फौरी तौर पे हमने उसको क्या करवा दिया, डिसकंटिन्यू छुड़वा दिया, तो ये पेशेंट जो होगा वो एड्रीनल इंसुफिशियंसी के साथ मिलेगा। ठीक हो गया। हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, जीआईटी डिस्टर्बेंस, तो ये सारी कंडीशन जो होंगी वो देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, डीमार्जिनेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, आर्टिफिशियल ल्यूकोसाइटोसिस, एड्रीनल इंसुफिशियंसी, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, कैटारेक्ट, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम काज करवा देंगे, और ओस्टियोपोरोसिस। ये इनके मेन साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बाकी आपके पास जो ये इम्यूनोसप्रेसेंट थी